नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे क्योंकि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम चुनावी राज्यों पर मंथन हुआ है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा विस्तार से की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तमाम चुनावी राज्यों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से कोशिश होगी दीपक से संपर्क करने की। इस बीच आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर मंथन हुआ है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक के दौरान तमाम चुनावी राज्यों पर विस्तार से मंथन हुआ है, यानी कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महासंग्राम की तैयारी हो गई है। महासंग्राम के लिए सारे ही दल, फिर चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी तैयार है। INDIA गठबंधन भी तैयार है और दूसरी तरफ NDA खेमा भी तैयार है और सभी अपनी जान झोंकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये वो खास चेहरे हैं जो इस समय आपको चुनाव में ग्राउंड जीरो पर रण में अपनी जान झोंकते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर तमाम अन्य मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा, सभी कोशिश कर रहे हैं कि राज और रिवाज बदला जाए। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन हुआ है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना तीनों के बारे में प्रमुखता से चर्चा हुई है। ये बैठक खत्म हो चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर मंथन हुआ है। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है और ये मंथन नहीं, इसको महामंथन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महासंग्राम के लिए महामंथन हुआ है और लगातार बीजेपी ग्राउंड जीरो पर तैयारी कर रही है। चलिए, दीपक चौबे संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में 3 राज्यों में विशेष फोकस रखा गया था। पूजा, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि अभी केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है वो करीब 7 बजे से स्टार्ट होगी। जो कोर ग्रुप की बैठक है वो ख़त्म हुई है, चाहे वो राजस्थान की हो, तेलंगाना की हो। इन दोनों राज्यों की जो
कोर ग्रुप की जो बैठक है वो अभी खत्म हुई है और शाम को केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिस पर अगर बात की जाए तो जो बचे हुए सीटें, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में अभी तक सिर्फ बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की जो नाम है वो घोषित किए हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर अभी तक कोई भी बात की जाए तो सूची वो जारी नहीं हुई है। और वहीं मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 94 सीटों पर अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी बाकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे पहले भी, अगर 2 दिन पहले देखा जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 6.5 घंटे तक बैठक हुई और एक तरीके से कहा जाए तो हाफ मैराथन बैठक हुई, जिसमें एक सीट पर पूरी नज़र रखी गई और जो फीडबैक था, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से या फिर जो सर्वे कराती है टीम उसकी तरफ से या फिर जो राज्य इकाई है उसकी तरफ से जो फीडबैक थे उन नामों पर चर्चा हुई है। और जब ये बैठक होगी उसके बाद हो सकता है कि देर रात या कल सुबह तक जो बीजेपी जो है वो अपने दूसरी जो लिस्ट है वो जारी करेगी, यानी कि जब शाम को बैठक होगी उनमें जो बची हुई सीटों है उस पर चर्चा होगी। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 6:30 बजे से जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी वो शुरू हुई थी और रात करीब 1:30 बजे तक चली, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार लड़ाई है वो 2024 की तरफ है। यही राज्य जो है अगर ये जीत के आते हैं तो 2024 में इनको फायदा होगा। इसी को लेकर लगातार कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। और अभी देखिए अगर बात की जाए तो तेलंगाना कोर ग्रुप की जो बैठक है वो बीजेपी पास पे चल रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, सुनील बंसल मौजूद है, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, किशन रेड्डी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो वहाँ मौजूद है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक सीट पर बारीकी से दीपक देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब पहली सूची जारी हुई थी उसके बाद घमासान मचा, दूसरी सूची के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट है और आगामी राज्यों के लिए भी बीजेपी बहुत अलर्ट नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आपको बता दें कि जगतियाल में राहुल गांधी ने रैली करी है और रैली को संबोधित करते नजर आए। बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिले हुए हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी की मदद करती है। एआईएमआईएम, मेरे खिलाफ 24-25 मामले दर्ज करवाए गए हैं। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है रैपिड ट्रेन को। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक चलने वाली है रैपिड रेल। आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक क्षण है। शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन हम करते हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री ने कि आरंभ और अंत दोनों ही, यानी कि किसी भी काम के शिलान्यास को सिर्फ हम नहीं कर देते बल्कि उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने दोहराया है। साथ में कहा नवरात्रि के शुभ मौके पर काम की परंपरा हमेशा से रही है। रैपिड रेल में काम करने वाली सभी महिलाएं हैं। नए भारत का संकल्प है नमो भारत ट्रेन। भारत प्रगति की गाथा लिख रहा है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। नमो भारत में देश के भविष्य की झलक नजर आती है। 10 साल में पूरी रेलवे बदल जाएगी। रैपिड रेल में मल्टी लेवल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
कॉरिडोर के प्राथमिक सेशन का उद्घाटन किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाते नजर आ रहे हैं। दो तरफ दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में उद्घाटन की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। यानी कि हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं उस काम का हम उद्घाटन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि शिलान्यास करके हम भूल जाएं, शिलालेख लगवाकर हम भूल जाएं, बल्कि हम उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री इस दौरान उनके चेहरे की जो आभा थी, उत्साह था, वो देखते ही बन रहा था। दूसरी तरफ ये तस्वीर है जिसमें ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। नमो भारत की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर की होगी। रैपिड रेल का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। नमो भारत की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। नमो भारत रैपिड रेल का नाम कर दिया गया है। पीएम मोदी ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई स्कीम लाई जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रीमियम लग्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। इस सभी एसी बसें होंगी। साथ ही इनमें डिजिटल पेमेंट के साथ साथ सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। इस बस में हर एक यात्री को सीट मिलेगी। स्टैंडिंग की परमिशन नहीं होगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी। कम से कम 9 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 9 सीट कम से कम, छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज़्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट, ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें, जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो बसेस अलाउड होंगी। और अब जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। जैसा मैंने कहा कि जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको कम से कम 25 बसेस की फ्लीट मेंटेन करनी होगी।
और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आएँ। एक इस पॉलिसी की खासियत ये है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे, इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहाँ उनको लगता है कि ज़्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं, वो बसेस उन एरियाज़ में ज़्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पे उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक कम। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से नजदीकियों वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो कुछ भी कहा वो व्यक्तिगत रिश्ते के आधार को लेकर बयान दिया गया है, कोई राजनीतिक नहीं है। निकाल रहे हैं, उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है, और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है, राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है, सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे पर बीजेपी नेता राम सूरत राय ने कहा कि 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसी संकल्प के साथ तैयारी जारी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डे पर 5 तारीख दिन रविवार को कार्यक्रम तय हुआ। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसमें तमाम उत्तर बिहार के तकरीबन 16 जिले से लोग आएंगे, जिसकी बैठक पहले 2 दिन पहले हुई है। आज मैं इसी संदर्भ में बैठक लेने के लिए सीतामढ़ी जा रहा हूँ, क्योंकि सीतामढ़ी का जिला प्रभारी हूँ, इस नाते वहाँ का बैठक लूँगा। और मुजफ्फरपुर जिला की सबसे अधिक भागीदारी होगी, क्योंकि ये जो रैली है सब रैली को रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और यह जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे तो नरेंद्र मोदी होंगे। बिहार में धर्मागतपुर के लोगों ने गांव में शराब और नशीले पदार्थों की लगातार बिक्री से परेशान होकर विरोध मार्च निकाला और अपने गांव में नशाबंदी की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि उनके गांव में हर तरह के नशे की बिक्री और सेवन होता है। बाहर से भी लोग यहां शराब और हेरोइन जैसे पदार्थ पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। हालांकि कई बार इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद नशा मुक्ति को लेकर एक कमेटी बनाई गई और फैसला लिया गया है कि गांव में अब किसी भी हाल में नशीले पदार्थ का कारोबार नहीं होगा। साथ ही शराब आदि के खरीद बिक्री करने वाले लोगों को पकड़कर प्रशासन को सौंपा जाएगा। नशा मुक्त करने के लिए हमारे गांव में बड़े पैमाने पर हीरोइन और दारू बहुत ज़्यादातर बिक्री चल रहा है। हम लोग, हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है। जो पढ़ने को ओर जाना था बच्चों को, तो वो नशा को ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक से एक लठैत गुंडा असामाजिक तत्व के लोग आते हैं, अनाप शनाप बककर चले जाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम लोग यही निर्णय लिए कि हम लोग एक गांव का कमेटी बनाएं कि हम लोग नशा मुक्त करें। हम प्रशासन से कहकर थक गए, इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि हम गांव ही के पूरी ग्रामीण जनता एक कमेटी बनाकर कि नशा मुक्त करेंगे। हम धरना प्रदर्शन कहीं बैठकर करेंगे।
गोपालगंज के मुसहरी बाजार में ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और बाइक भी बरामद करी है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर को विजयपुर थाना इलाके में विंध्यवासिनी आभूषण भंडार में हथियार से लैस 6 अपराधियों ने लूट की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों में से कुछ अंतर जिला और अंतर्राज्य गिरोह के सदस्य हैं। दिनांक 30/10/2023 को विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसहरी बाजार स्थित विंध्यवासिनी आभूषण भंडार में हथियार से लैस 6 अपराधियों द्वारा डकैती का असफल प्रयास किया गया, जिस संदर्भ में विजयपुर थाना कांड संख्या 309/23 दिनांक 3/10/2023 धारा 398 भादवी दर्ज किया गया। कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कांड का उद्भेदन सफलतापूर्वक करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। ये लोग जिला, अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इस घटना में कुल 8 अपराधी शामिल थे, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है, 2 छपरा जेल में हैं जिसे रिमांड किया जाएगा। शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 6 अपराधियों को देसी कट्टा और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि सभी अपराधी मेजरगंज थाना इलाके के हिलोरवा में आम बगीचे में इकट्ठा हुए थे। इस दौरान पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कारतूस भी बरामद हुए हैं। हिलोरवा गांव में मेजरगंज थाना अंतर्गत हिलोरवा गांव में राकेश सिंह, जो कि पूर्व से भी जिले में एवं जिले से सटे हुए अन्य जिले जैसे शिवहर और मोतिहारी में भी कुख्यात रहे हैं, वो और उनके कुछ शागिर्द थे 5, जिनको कि एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए सूचना के आधार पर रीड करके गिरफ्तार किया गया है। और उस गिरफ्तारी में 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और उसके साथ कुछ ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये है कारतूस बरामद किया गया। उसके साथ एक चाकू और एक रॉड भी है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।